हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन फंडामेंटल राइट्स। आज मैं डिस्कस करूंगी आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो सारे कंट्रीज कुछ राइट्स मेंशन करते हैं अपने भारतीय संविधान में। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसे भी कंट्रीज हैं जिनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव देयर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कुछ राइट्स मेंशन करते हैं जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो राइट्स हैं वो हमारे लाइफ में बहुत फंडामेंटल है। दे प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ज़रूरी है वो हमारे लाइफ में। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज फंडामेंटल राइट्स। और वो हमें एक स्पेशल स्टेटस देता है सोसाइटी में, कंट्री में जहाँ पे हम रहते हैं, इसलिए हम उसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स क्यों इम्पोर्टेंट है? फंडामेंटल राइट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमें एक सिक्योरिटी देता है कि हम अगर माइनॉरिटी सेक्शन से अगर बिलोंग करते हैं तो भी हमारे पास वही राइट है जो बाकी सबके पास है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो अगर हम माइनॉरिटी सेक्शन से अगर बिलोंग करते हैं तो भी हमारे पास वो राइट्स हैं, इसलिए वो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, प्रोवाइड करता है। अगर ये राइट्स अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? ये राइट्स अगर नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारे बेसिक राइट्स हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपना व्यूज, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का अधिकार है, तो वो सब तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक राइट है और वो हमें सिक्योर करता है हमारा भारतीय संविधान के अंदर। और अगर ये राइट्स हमारा वॉयलेट हो रहा है किसी भी कारण, तो हम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और कोर्ट इस पे एक्शन लेगी। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फंडामेंटल राइट्स. In the later part, you will get to know each and every aspect of these two articles, that is Article 14 and 15 of the Indian Constitution. So let's start our discussion. In this particular slide, I have mentioned some of the basic rights which is available to each and every human being. We all are born free and equal. Everyone is entitled to these rights, no matter your race, religion or community. Everyone has the right to life, freedom and safety. No one has the right to hold you in slavery. No one has the right to torture you. You have the right to recognition everywhere as a person before the law. You have the right to own property. Everyone has the right to belong to a religion. तो ये सारे कुछ बेसिक राइट्स हैं जो कि सारे ह्यूमन बींग्स को मिलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्लास से बिलोंग कर रहे हो, या फिर आप किस रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, या फिर आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप अपर क्लास से बिलोंग कर रहे हो, आप इस जेंडर से हो, आप उस क्लास से हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सबके पास इक्वल राइट्स है क्योंकि सारे ह्यूमन बींग्स हैं, तो उन पे एक ही राइट फॉलो होगा। किसी के लिए किसी क्लास के लिए ज़्यादा राइट है, किसी क्लास के लिए कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके पास जीने का अधिकार है, सबके पास फ्रीडम है, सबको सेफ्टी प्रोवाइड होनी चाहिए। और सेफ्टी इन द सेंस कि आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले। नो वन हैज़ द राइट टू होल्ड यू इन स्लेवरी। मुझे कोई भी अपना स्लेव नहीं बना सकता, इन द सेंस कि अगर मैं कहीं पे भी काम कर रही हूँ तो वहाँ पे मुझे उस काम के लिए कम पैसे मिल रहे हैं और जो मेरा सामने वाला पार्टी है उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है फॉर द सेम वर्क, तो इस चीज़ के लिए आप अपनी वॉइस रेज कर सकते हो क्योंकि आप किसी के भी गुलाम नहीं हो। किसी के पास भी राइट नहीं कि वो मुझे टॉर्चर करे यूजलेसली। और अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं, एनीवेयर, कहीं पे भी, तो वहाँ पे हमको एक रिकग्निशन मिले जैसे बाकी लोगों को मिलता है। मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी की राइट है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है और मैं किसी भी रिलीजन के को बिलोंग कर सकती हूँ या फिर मैं अपना रिलीजन को चेंज भी कर सकती हूँ।
तो ये सारे कुछ कुछ बेसिक राइट्स हैं जो कि सारे ह्यूमन बींग्स को पता होना चाहिए। और क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और यहाँ पे सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपना व्यूज एक्सप्रेस करने का अधिकार है। तो सो दैट्स इट फॉर दिस स्लाइड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Famous quote of Dicey: every official, from Prime Minister down to constable or a collector of taxes, is under the same responsibility of every act done without legal justification as any other citizen. It means that no man is above the law and that every person, whatever his rank may be, is subject to the jurisdiction of the ordinary court. तो यहाँ पे क्या बात हुई कि एक फेमस पर्सन थे डाइसी नाम के, उन्होंने एक कोट रखी थी कि कोई भी पर्सन हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, या वो सबसे लोअर रैंक कांस्टेबल ही क्यों ना हो, या फिर कलेक्टर ही क्यों ना हो, वो भी वही सिटीजन है जैसे बाकी सब हैं अगर वो कोई भी इलीगल एक्ट करता है जो कि हमारे लॉ के अगेंस्ट है। तो उस टाइम पे हम उससे कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे क्योंकि वो बहुत हायर रैंक को बिलोंग करता है या फिर वो इस रैंक का है। तो वहाँ पे कोई भी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होगी कि मैंने ये काम नहीं करा या मैंने ये गलती से कर दिया। तो वो किसी भी रैंक का हो उसके लिए भी सेम लॉ एप्लीकेबल है और कोई भी जो पर्सन है वो लॉ के ऊपर नहीं है। लॉ इज द सुप्रीम, चाहे उसका कोई भी रैंक हो, वो भी उस ऑर्डिनरी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। ऑर्डिनरी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन इन द सेंस कि अगर हम जहाँ पे भी रहते हैं, हमारा जहाँ पे भी होम टाउन है, अगर हम वहाँ पे कोई क्राइम कर दिए तो कौन सी कोर्ट के पास पावर है उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। सपोज वी आर इन स्टेइंग इन दिल्ली, अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की जो जहाँ पे भी हम क्राइम कर रहे हैं वहाँ की जो लोकल कोर्ट होगी उसी के पास वहाँ का जुरिस्डिक्शन है उस पर्टिकुलर एरिया का। अगर हम झारखंड में रहते हैं, लेट्स से धनबाद में, तो जहाँ पे हमारी कोर्ट है और वहाँ पे हम अगर क्राइम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ की कोर्ट उस चीज़ को एड्रेस करेगा क्योंकि उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उस कोर्ट का उस एरिया में पावर है। ठीक है, तो वहाँ की जो कोर्ट है वो एड्रेस करेगी। तो ये डाइसी ने एक बहुत ही अच्छी कोर्ट रखी थी। ठीक है, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। Article 14 declares that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India. तो यहाँ पे क्या बोला कि आर्टिकल 14 ये कहता है, ये डिक्लेयर करता है कि जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकता है कि उसको लॉ की तरफ से इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा या फिर उसको लॉ की तरफ से इक्वल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर अगर वो रह रहा है, अगर वो इंडियन सिटीजन है तो स्टेट इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता है। Two expressions are used in Article 14, equality before the law and equal protection of the law। यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स की बात हो रही है, एक तो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आने वाले स्लाइड्स में हम इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज देयर इन ऑलमोस्ट ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बताई थी कि डिफरेंट कंट्रीज़ का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले कंट्रीज़ हैं और जो गारंटी करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, वहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। आई रिपीट, जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले कंट्रीज़ है जो कि अपने सिटीजन्स को गारंटी करते हैं कि उन्हें फंडामेंटल राइट्स मिलेगा, वहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है। द फर्स्ट एक्सप्रेशन इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ऑफ इंग्लिश ओरिजिन and the second one is taken from American Constitution.
ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये इंग्लैंड से लिया गया था, मतलब वहाँ से ओरिजिनेट किया गया था। और जो सेकेंड एक्सप्रेशन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। क्या हुआ था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा संविधान बन रहा था, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से उनकी अच्छी अच्छी फीचर्स को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए थे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एक इंग्लैंड से लिया गया था और एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। The aim of both the expressions is equality of status in the preamble of the Constitution. तो इन दोनों expressions का क्या aim है? Equality of status provide करना, मतलब सबको equality देना, सारे लोग equal है in the preamble of the Constitution. Article 14 is the basic feature of the Constitution and hence it cannot be destroyed even by an amendment of the Constitution under Article 368 of the Constitution. Article 14 जो है वो हमारे Constitution का एक basic feature है, ठीक है, और हम इसको किसी भी तरीके से destroy या फिर खराब नहीं कर सकते हैं किसी भी amendment के थ्रू भी। अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज वी नो कि कोई भी अमेंडमेंट होता है हमारे संविधान में तो वो आर्टिकल 368 के अंदर होता है, ठीक है। 368 में बताया गया कि अमेंडमेंट कैसे हो सकता है, कितने मेजॉरिटी से पास हो सकता है, कितना क्या, तो ये सारे चीज़ आर्टिकल 368 में बताया गया है। और बेसिक फीचर का मतलब है कि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हम हटा नहीं सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि अमेंडमेंट मतलब कुछ बदलाव आते रहते हैं हमारे संविधान में या फिर किसी भी लॉ में अमेंडमेंट्स आर देयर, या तो कुछ एग्जिस्टिंग लॉज रिपील होते हैं, खत्म होते हैं, या फिर कुछ न्यू लॉज को ऐड किया जाता है, तो तब भी हम आर्टिकल 14 को चेंज नहीं कर सकते हैं। और बेसिक फीचर का मतलब ये है कि कोर्ट ने बेसिक फीचर को डिफाइन किया है अलग अलग केसेस के थ्रू, ठीक है। बेसिक फीचर कहीं पे भी हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन अलग अलग जजमेंट से, अलग अलग केस लॉज के थ्रू बेसिक फीचर को लाया गया कि बेसिक फीचर को किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू चेंज नहीं किया जा सकता है। द वर्ड any person denotes that Article 14 is applicable to any company or association or body of individuals, and it also extends to both citizens as well as non-citizens and to natural as well as legal persons. Article 14 में जो word है any person, वो क्या denote करता है कि किसी भी person को, कंपनी हो सकती है, वो एसोसिएशन हो सकती है, कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो आर्टिकल 14 है ये सिटीजन्स पे भी अप्लाई होता है और नॉन सिटीजन्स जो इंडिया में आते हैं उन पे भी अप्लाई होता है, प्लस नेचुरल एज वेल एज लीगल पर्सन के एम्बिट में जितने भी थिंग्स आते हैं, जितनी भी कंपनीज आती है, एसोसिएशंस आते हैं, वो सारे फॉल करते हैं आर्टिकल 14 में, तो वो सब पे एप्लीकेबल होता है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज गारंटीड टू ऑल विदाउट रिगार्ड टू रेस, कलर और नेशनैलिटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो सब पे अप्लाई होता है, ये देखते हुए नहीं कि वो इस नेशनैलिटी का है या फिर वो इस कास्ट का है, वो सब पे इक्वली अप्लाई होता है। नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट एक्सप्रेशन, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, which was originated from England. Equality before the law is a negative concept implying the absence of any special privilege in favor of individuals and the equal subject of all classes to the ordinary law. The concept of equality does not mean absolute equality among human beings, which is physically not possible to achieve, and it is a concept implying absence of any special privilege. Equality before law means no one is above the law of the land. All individuals, irrespective of the social standing, are governed by the same law. अब इसमें क्या बात हुई कि इक्वालिटी बिफोर लॉ को एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट की तरह माना गया है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी गई है एंड सारे क्लासेस को इक्वली ट्रीट किया गया है। और इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब ये नहीं है कि हम सबको एब्सोल्यूट इक्वालिटी दे देंगे सारे ह्यूमन बींग्स को, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है।
और इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है. लॉ इज सुप्रीम, नॉट ह्यूमन बींग्स आर सुप्रीम. तो लॉ के ऊपर कुछ भी नहीं है. सारे इंडिविजुअल्स, वो सोसाइटी में उनकी क्या रैंक है, वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. वो भी उसी लॉ से गवर्न होते हैं जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं. अगर वो प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो प्रेसिडेंट है, अगर वो कलेक्टर है, वो भी उसी लॉ से गवर्न होगा, इंडियन लॉ से, जैसे बाकी के सिटीजन्स होते हैं. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये कॉन्सेप्ट था. Coming to the second expression, equal protection of the laws, which was originated from American Constitution. Equal protection of the law means that equal applicability of the law applying to all in the similar circumstances. It means that all persons similarly circumstanced shall be treated alike both in terms of privileges given and liabilities imposed. Equal law should be applied to all in the same situation and there should be no discrimination. Thus, the rule is that like should be treated alike and not that unlike should be treated alike. Equal protection of the law क्या बात करता है कि सिमिलर सर्कमस्टेंस में एक तरह का लॉ लगेगा. अगर उस सिचुएशन पे अगर हम एक तरह का प्रिविलेजेस सबको दे रहे हैं, तो दूसरी साइड लाइबिलिटीज अगर हम इम्पोज कर रहे हैं तो वो सब पे होगा. सेम सिचुएशन में सेम तरह का लॉ अप्लाई होगा, इक्वल लॉ अप्लाई होगा और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. एक फेमस लाइन है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड नॉट दैट अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. लाइक मतलब जो एक तरह के लोग हैं उन पे लॉ भी सेम होगा, ये नहीं कि जो डिफरेंट लोग हैं उन पे ये लॉ अप्लाई होगा. सेम क्लास ऑफ पर्सन, सेम लॉ फॉर एवरीबडी. एक क्लास के पर्सन है, सब पे वही लॉ लगेगा, उनको वही प्रिविलेज मिलेगा जो सबको मिल रहा है, और उन पे जो लाइबिलिटीज इम्पोज होगा वो भी सब पे होगा इक्वली. सेम सिचुएशन में इक्वल लॉ लगेगा और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. तो ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. As we have discussed separately about the two expressions, then what is the difference between these two expressions, equality before law and equal protection of the law? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है क्योंकि इसमें किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी गई है और सारे सर्कमस्टांसेस में, सारे सिचुएशन में एक ही तरह के लॉ अप्लाई होते हैं. दैट ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इसको एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट माना गया है क्योंकि इसमें इक्वल सर्कमस्टांसेस में, सेम सिचुएशन में सेम तरह के लॉ अप्लाई होते हैं और डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह के लॉ अप्लाई होते हैं. मतलब जैसा सिचुएशन होता है उस टाइप के लॉ अप्लाई होते हैं. तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ को एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट माना गया है. एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. The above rule of law is not an absolute rule and there are exceptions to it. जो पहले हमने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो एब्सोल्यूट रूल नहीं है और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. रूल ऑफ लॉ इन द सेंस इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट था वो एब्सोल्यूट नहीं था, उसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस फॉल होते हैं. फर्स्ट एक्सेप्शन, इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट मीन दैट The powers of private person are same as public officials. Equality before law का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि private persons के power same है जैसे कि public officials के हैं. Thus, a police officer has been given the power to arrest, but no private person holds this power. पुलिस ऑफिसर के पास अरेस्ट की पावर होती है, लेकिन क्या किसी भी प्राइवेट पर्सन के पास ये पावर होती है? नो. तो उनके पावर को डिफ्रेंशिएट किया गया है कि प्राइवेट पर्सन के पास वैसा पावर नहीं है जैसा कि पब्लिक ऑफिशियल के पास होता है. दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ बट दीज पावर्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड बाय लॉ
and abuse of this by public officers must be punished in the same manner by the ordinary courts as illegal acts committed by private person. अब क्या पुलिस ऑफिसर के पास अरेस्ट करने का पावर है लेकिन किसी भी प्राइवेट पर्सन ये पावर होल्ड नहीं करता है, तो क्या इसको हम वॉयलेशन बोलेंगे रूल ऑफ लॉ का? जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये वॉयलेशन होगा? नहीं। ये जो पावर्स हैं उनको अच्छे तरीके से डिफाइन करना चाहिए कि पब्लिक ऑफिसर्स या फिर पुलिस ऑफिसर्स का क्या पावर है, और अगर इस पावर का मिसयूज होता है, अगर वो गलत काम में यूज करते हैं, तो हम उनको वैसे ही पनिश करेंगे जैसे कि हम एक प्राइवेट पर्सन को करते हैं। अगर वो कोई भी इलीगल एक्ट कमिट करता है तो कोर्ट उनको पनिश करती है, वैसे ही हम पुलिस ऑफिसर्स को भी करेंगे अगर वो अपने पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं, उनको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। तो ये चीज भी लॉ में क्लियरली डिफाइंड है। Secondly, the rule of law does not prevent certain classes of people being subject to special rules. Thus, members of armed forces are controlled by military laws. Medical practitioners are subject to the regulations framed by the Medical Council of India. ये जो हमारा रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है कि सब पे एक ही लॉ अप्लाई होगा, ये वाले कॉन्सेप्ट का भी एक एक्सेप्शन है कि जो आर्म्ड फोर्सेस के जो लॉज होते हैं, उन आर्म्ड फोर्सेस के जो लॉज हैं वो किस पे अप्लाई होते हैं? जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, मिलिट्री लॉज नाम का एक लॉ है जो किस पे अप्लाई होगा? नॉट फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ये सिर्फ मिलिट्री के लोगों पे ही वो लॉ अप्लाई होगा, वो कानून जो है वो सिर्फ मिलिट्री वाले लोगों के लिए ही अप्लाई होगा। तो वो उस लॉ से गवर्न होते हैं, ना कि ये ऑर्डिनरी जो हमारे लिए लॉ है उनसे। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो मेडिकल लाइन में हैं, वो कौन सी रेगुलेशंस को मानते हैं? जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रेम करती है, तो वो उस लॉ से गवर्न होते हैं। दीज आर ओनली द एग्जाम्पल्स बट नॉट एग्जॉस्टिव। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग, बट दीज आर टू मेन एग्जाम्पल्स। तो जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन है उन पे मिलिट्री लॉज अप्लाई होते हैं, जो मेडिकल लाइन में है उन पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो लॉ फ्रेम करती है वो उन पे अप्लाई होते हैं। तो अलग अलग क्लासेस ऑफ पर्सन के लिए अलग अलग लॉज भी हैं। तो ये भी एक एक्सेप्शन हुआ रूल ऑफ लॉ में। Article 361 of the Indian Constitution provides that the President or the Governor of the state shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of the office. वहाँ पे क्या बात हुई थी कि किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, बट आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे। किस लिए? अपने काम के लिए, या फिर जो भी वो एक्सरसाइज करते हैं अपने ऑफिस में, या फिर क्या परफॉर्मेंस उनकी चल रही है, या फिर उनके क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज चल रही है ऑफिस में, ये सब चीज के लिए वो किसी को भी आंसरेबल नहीं है, किसी भी कोर्ट को नहीं। तो आर्टिकल 361 में ये स्पेशल पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास। No criminal proceeding shall be instituted or continued against the president or governor during his term of office, and also no process for the arrest or imprisonment shall be issued from any court during his term of office. प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, किसी भी तरह का चार्ज इनिशिएट नहीं होगा जब तक वो अपने ऑफिस में बैठे हैं, जब तक वो अपना ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। और कोई भी अरेस्ट या अरेस्ट वारंट या फिर इम्प्रिजनमेंट का चार्ज उन पे इशू नहीं होगा जब तक वो अपने ऑफिस में हैं। तो ये भी एक एक्सेप्शन में फॉल होता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, किसी भी तरह का चार्ज, किसी भी तरह का अरेस्ट वारंट कोर्ट इशू नहीं कर सकती है जब तक वो अपने ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। Similarly, ministers and other executives are given very wide discretionary powers by the statutes. Ministers और executives जो हैं दूसरे, उनको भी बहुत ज़्यादा discretionary power है, उनके पास बहुत ज़्यादा power है किसी भी चीज़ को बोलने का या फिर
किसी भी तरह का एक्शन लेने का। Fourthly, certain members of the society are governed by special rules in their professions, such as lawyers, doctors, nurses, members of armed forces, and police. Such classes of people are treated differently from ordinary citizens. हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दी गई है, मतलब उनकी सोसाइटी में एक स्पेशल स्टैंडिंग है, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, मिलिट्री का अगर कोई लोग है या फिर पुलिस है, तो उनको ऑर्डिनरी सिटीजन से थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। Hijras and transgenders are the persons entitled to legal protection. There is one landmark case law which was passed by the Supreme Court in 2014, National Legal Service Authority versus Union of India. In short, this is known as NALSA versus Union of India. The Supreme Court in this case held that Article 14 does not restrict the word person, and its application only to male and female is not restricted, and transgender person who are neither male nor female fall within the expression person. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला था, ये हेल्ड किया था कि आर्टिकल 14 जो है वो पर्सन वर्ड को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि पर्सन वर्ड में सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल ही आते हैं, बल्कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है वो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। They are also entitled to legal protection in all spheres of state activity, including employment, healthcare facilities, education, as well as equal citizenship rights as enjoyed by other citizens of the country. ट्रांसजेंडर पर्सन को भी लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जैसे बाकी सिटीजन्स को मिलता है। कौन सी एक्टिविटीज़ में? स्टेट के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लेकर हो रहा है, एजुकेशन को लेकर हो रहा है, या फिर इक्वल सिटीजनशिप राइट्स को लेकर हो रहा है, जैसे कि बाकी सिटीजन्स एंजॉय करते हैं कंट्री में, वैसे ही ट्रांसजेंडर्स को भी ये राइट है कि वो अपने सारे राइट्स को एंजॉय कर सकें एज ऑफ अदर सिटीजन्स। तो स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि उनको भी लीगल प्रोटेक्शन मिले। स्टेट इज बाउंड टू गिव देम ड्यू अटेंशन इन पब्लिक सर्विसेज। उनको पब्लिक सर्विसेज में भी अटेंशन मिले, ये स्टेट को देखना चाहिए। स्टेट के ऊपर ये चीज बाउंडेड है। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट रूल। हिजरास आर ट्रीटेड एज थर्ड जेंडर for the person of safeguarding their rights under Part 3 of our Constitution and the laws made by our Parliament and the state legislature. जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको हम थर्ड जेंडर बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि पार्ट 3 में जो राइट्स बाकी ह्यूमन बींग्स को मिले हैं वैसे ही उन्हें भी मिले हैं। मेल, फीमेल, फर्स्ट जेंडर, सेकेंड जेंडर एंड ट्रांसजेंडर आर द थर्ड जेंडर। और कोई भी अगर लॉ पार्लियामेंट बनाती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं तो वो उन पे भी अप्लाई होगा और उनके राइट्स सेफ गार्ड होंगे, इसलिए उनको थर्ड जेंडर बोला गया है। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट आर डायरेक्टेड टू ग्रांट लीगल रिकग्निशन ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी सच एज मेल, फीमेल और एज अ थर्ड जेंडर। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का ये रोल है कि उनको भी लीगल रिकग्निशन मिले, लॉ के साइड से रिकग्निशन मिले कि वो मेल के कैटेगरी में आते हैं, फीमेल के कैटेगरी में आते हैं या फिर उनको हम थर्ड जेंडर बोलते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी रिवील होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का रोल है। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन केसेस ऑफ एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर पब्लिक अपॉइंटमेंट। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए कि थर्ड जेंडर को भी रिजर्वेशन मिले इन ऑल स्फीयर्स ऑफ स्टेट एक्टिविटी, एजुकेशन या फिर पब्लिक अपॉइंटमेंट में उनको भी रिजर्वेशन का चीज मिले, उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड हो इस चीज में, तो ये भी गवर्नमेंट का रोल है। द गवर्नमेंट शुड टेक प्रॉपर मेजर्स टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज to the transgenders in the hospitals and also provide them separate public toilets and other facilities. गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना चाहिए कि ट्रांसजेंडर्स को हॉस्पिटल्स में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले और उनके लिए पब्लिक वॉशरूम्स हो सेपरेटली और जो भी अदर फैसिलिटीज़ जो उन्हें हेल्थ केयर में चाहिए वो मिले।
तो ये स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए फॉर द ट्रांसजेंडर्स. Center and state government should also take steps for framing various social welfare schemes for their betterment. जैसे हम लोग विमेन के लिए कोई स्कीम लाते हैं, विमेन वेलफेयर स्कीम, चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, तो वैसे ही ट्रांसजेंडर्स के लिए भी गवर्नमेंट को कोई स्कीम लाना चाहिए ताकि उनका बेटरमेंट हो और उनकी वेलफेयर हो. The government role is to create public awareness in the society so that transgenders should feel that they are also the part of the society and not to be treated as untouchables. गवर्नमेंट को सोसाइटी में ये चीज़ अवेयर करवानी चाहिए कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो लोग भी सोसाइटी का हिस्सा है, वो लोग भी सोसाइटी का पार्ट है और उन्हें अनटचेबल्स जैसा ट्रीट कोई ना करे. ये भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए. और ये जितने भी गाइडलाइंस है जो कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिया गया था 2014 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है और ये सारे सिटीजन्स को पता होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर्स हमारे सोसाइटी में वही राइट उनको मिलती है जो कि बाकी सारे सिटीजन्स को मिलती है, तो उनको अनटचेबल्स ट्रीट कोई ना करे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 2014 में. आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट. Article 15 provides for a particular application of the general principle which is there in Article 14. When a law comes within the prohibition of Article 15, it cannot be validated by recourse to Article 14 by applying the principle of reasonable classification. When the discrimination is based upon one of the grounds mentioned in Article 15, the reasonableness of the classification will be tested under Article 14. The guarantee under Article 15 is available to citizens only and not to non-citizens as it is there in Article 14. Article 15 बात करता है कि हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे इन 3 ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, कास्ट एक्सेट्रा. और आर्टिकल 15 ये बात करता है कि अगर आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, अगर ऐसा कोई भी लॉ हो रहा है जो कि आर्टिकल 15 को प्रोहिबिट कर रहा है, तो उस लॉ को हम ये बोल के वैलिडेट नहीं करेंगे कि वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन हुआ है. वी नो दैट हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं. किसी के वेलफेयर के लिए अगर हम कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आ रहा है. अगर ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो कि आर्टिकल 15 में मेंशन्ड है इन 3-4 ग्राउंड्स पे, तो उसको हम टेस्ट करेंगे आर्टिकल 14 में कि वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है या नहीं. The guarantee under Article 15 is available to citizens only or not to non-citizens. ये सिर्फ citizens पे अप्लाई होता है, non-citizens पे Article 15 अप्लाई नहीं होता है. Now let's discuss the clauses of Article 15. Clause 1 of Article 15 provides that the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Clause 1 ये बात करता है कि जो स्टेट है वो किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, सेक्स के बेस पे, रेस के बेस पे. इन सारी चीज़ों पे वो किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है. We can say that if other things are equal, then caste, religion, etc. cannot be a ground for distinction. अगर बाकी सारी चीज़ें equal है तो सिर्फ इन grounds पे हम उनको क्यों discriminate करें? Caste cannot be a ground for distinction. Clause 2 of Article 15. No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subjected to any disability, liability, restriction with regard to access to shops, public restaurants, hotels, places of public resorts which are dedicated to the use of general public. Clause 2 ये बात करता है कि जो citizens हैं उनको हम पब्लिक प्लेसेस को यूज करने से मना नहीं कर सकते हैं. किन ग्राउंड्स पे? रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ.
अगर पब्लिक प्लेसेस है तो वो जनरल पब्लिक के लिए बना है, तो कास्ट और ये सब के ग्राउंड्स पे हम किसी भी सिटीजन को मना नहीं कर सकते हैं। It is to be noted that Clause 1 prohibits state from making any discrimination, whereas Clause 2 prohibits both the state and private individuals from making any discrimination. Clause 1 ये बात करता है कि हम Clause 1 में सिर्फ स्टेट को डिस्क्रिमिनेट करने से मना कर रहे हैं, लेकिन Clause 2 में हम स्टेट को भी मना कर रहे हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी मना कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन करने से। Clause 3. Special provisions with respect to women and children because they require special treatment. Clause 3 ये बात करता है कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनने चाहिए विमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है, इसलिए स्पेशल प्रोविजंस बनना चाहिए। Clause 4 talks about special provisions for advancement of backward classes, and this clause was inserted by the Constitution First Amendment Act of 1951. Clause 4 क्या बात करता है कि स्पेशल प्रोविजंस बनने चाहिए ताकि बैकवर्ड क्लासेस का एडवांसमेंट हो सके। हमारे सोसाइटी में बैकवर्ड क्लासेस हैं ही, तो उनके एडवांसमेंट के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बनने चाहिए। और इस क्लॉज को कब इंसर्ट किया गया था? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। Since backward classes is not defined anywhere in the Constitution, Article 340 empowers the President to appoint a commission to investigate conditions of socially and economically backward classes. On the basis of the report of the commission, the President may specify as to who are to be considered as backward classes. हम लोग बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि बैकवर्ड क्लास में कौन फॉल करता है? तो इसके लिए आर्टिकल 340 में प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि वो एक कमीशन को अपॉइंट करे ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशंस को, और वो जो कमीशन है वो जो रिपोर्ट सबमिट करेगी प्रेसिडेंट को कि क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया सोसाइटी में कौन फॉल कर रहा है बैकवर्ड क्लासेस में, तो प्रेसिडेंट फिर स्पेसिफाई करता है कि कौन से क्लासेस बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। बैकवर्ड क्लासेस कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफाइन नहीं है, बट वो एक कमीशन अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और फिर वो जो कमीशन रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, उस रिपोर्ट से प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं कि ये जो क्लासेस हैं ये बैकवर्ड क्लासेस में फॉल होते हैं, ये सोशली और इकोनॉमिकली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में फॉल करते हैं। Clause 5 states that states should make reservations with regards to admissions into educational institutions, both privately run and those that are aided or non-aided by the government for the educationally backward classes or for SCs and STs. Clause 5 बात करता है कि स्टेट को रिजर्वेशंस बनाने चाहिए ताकि जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर जो SCs STs हैं, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जगह मिल सके, उनके लिए रिजर्वेशन बनाने का काम स्टेट को करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में उन्हें रिजर्वेशंस मिलना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस को, SCs या फिर STs को। This clause was inserted by the 93rd Amendment Act of 2005. Clause 5 को 93rd Amendment Act से insert किया गया था। Clause 6 states that the state shall not be prevented from making any special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens. State को economically weaker section के जो लोग हैं हमारे सोसाइटी में, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाने से हम स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। अगर स्टेट उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे तो उन क्लासेस का एडवांसमेंट होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो क्लॉज 6 में स्टेट के पास ये पावर है। दिस क्लॉज वाज इंसर्टेड बाय 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। इस क्लॉज 6 को 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में हुआ था उससे इंसर्ट किया गया था। So in total we have discussed 6 clauses to Article 15.
Hope you have understood both the articles in detail, and thank you so much. That's it from my side. Thank you.